हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय। और आज हमारे पास गीगाबाइट का एक GA G31M AS2L करके एक मदरबोर्ड रिपेयरिंग के लिए आया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं पे रिपेयरिंग के लिए जा चुका है बोर्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स लगा के काम किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम किया हुआ है, यहाँ पे काम किया हुआ है, यहाँ पे काम किया हुआ है, यहाँ पे काम किया ओके। और ये आईसी आप देख सकते हैं कि ये तो लगी भी नहीं है। और आप देख पा रहे हो तो देखिए, ये आईसी ठीक से लगी भी नहीं है। ठीक है, कोई कंपोनेंट मिसिंग है या नहीं ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, वो तो हम स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट करके चेक करेंगे। इसमें मैंने प्रोसेसर मेरा लगाया है और रैम भी मैंने अपनी लगाई है। तो इसको पावर ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पावर ऑन होगा, या फिर अगर पावर ऑन होगा तो डेफिनेटली कुछ भी डिस्प्ले में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि क्लॉक पे भी फ्लक्स लगा के हीट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आईओ पे शायद कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये ड्यूल बायस वाला बोर्ड है। ओके, तो जो कुछ भी काम हुआ है वो एक तो क्लॉक पे हुआ है, और VRM सेक्शन पे हुआ है, तो और यहाँ पे भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, फिर भी हम अटेम्प्ट तो ज़रूर करेंगे रिपेयरिंग का। हम दूसरे रिपेयरिंग शॉप वालों की तरह नहीं करते कि भाई ऐसा अगर बोर्ड आया है तो उसको बिना चेक किए आप उसको रिटर्न कर दे। हो सकता है कि जिस बंदे ने काम किया हो उसने काम सही किया है, लेकिन फ्लक्स थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया है। और जब उसने फ्लक्स यूज़ किया उससे पहले बोर्ड की कंडीशन बहुत ख़राब थी। ठीक है, तो उस वजह से भी ऐसे मार्किंग हमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ये आईसी का पूरा कंसेप्ट डिफरेंट है। हो सकता है कि उसने ड्राई अटैच किया हो, इस आईसी को निकाला हो और बिना फ्लक्स लगाए ही इसको अटैच करने की कोशिश की हो, और उसे लगा हो कि आईसी अटैच हो गई है, लेकिन एक्चुअली वो अटैच नहीं हुई होती है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो कुछ भी यहाँ पे प्री अटेम्प्ट हुआ है उसे हम सही करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले हमें इसको एक बार पावर ऑन करके चेक करेंगे। मैंने हमारा 100% वर्किंग प्रोसेसर और रैम लगाया है। ठीक है, 24 पिन कनेक्टर लगाया है, 4 पिन कनेक्टर लगाया है, और PCI डिबग कार्ड लगाया है चेकिंग के लिए। और देखते हैं कि इसमें पावर ऑन फ्रंट पैनल यहाँ पे है, इसकी फ्रंट पैनल आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी कोडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि जो चीज़ें पहले से बिगड़ी हुई है उन्हें हमें सही से करना है, और उसके बाद हम आगे चेक करेंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें जो आईसी निकली हुई है उसे सही से लगानी होगी, उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लीनिंग था। मैंने ये आईसी सही से लगा दी है, और बाकी जो भी मॉइस्चर वगैरह था मैंने उसको क्लीन कर दिया है। क्लॉक के पास अभी हमने एज इट इज़ रखा है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, इतना करने के बाद सबसे पहले हम एक बार फिर से पावर ऑन करके चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। सॉरी, स्विच ऑफ था। आप देख सकते हैं कि ये रीसेट हाई आ रहा है,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम वोल्टेजेस सभी स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रैम सेक्शन के वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 वोट इनपुट और 1.8 वोट का आउटपुट मिल रहा है। तो रैम का वीसीसी ओके है। रैम का वीसीसी इस बाजू की आईसी में जाएगा और वहाँ से ये रैम वीटीटी निकलेगा, जो कि रैम वीसीसी से हाफ होता है। तो ये DDR2 रैम है और इसका वीसीसी 1.8 वोट है। तो इसका जो वीटीटी है वो डेफिनेटली 0.9 वोट होगा। तो आप देख सकते हैं कि वो भी जनरेट हो रहा है। तो दो चीज़ें हमारी यहाँ पे कंफर्म हो गई कि हमारे रैम का जो वीसीसी वोल्टेज है वो सही से बन रहा है और साथ ही में उसका जो वीटीटी वोल्टेज है वो भी सही से बन रहा है। रैम सेक्शन को हमें कम्प्लीटली चेक करना हो तो एक और वोल्टेज हमें चेक करना होता है, वो है SPD VDD। कई लोग इसको चेक नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्नल है, तो इसको भी आपको चेक करना होगा। अभी ये जो VDD SPD है उसमें होता क्या है कि ये डिफरेंट रैम स्लॉट में डिफरेंट जगह पे होता है, ठीक है। तो आपको पहले ये डिटरमाइन करना होगा कि आपका बोर्ड कौन सा है, ठीक है। तो मेरा ये बोर्ड DDR2 रैम वाला है। तो DDR2 रैम स्लॉट पे अगर आपको VDD SPD ढूंढना है तो वो 238 नंबर की पिन पे आपको मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे। तो 240, 239 एंड 238 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.3 वोट मिल रहा है। तो रैम के तीनों सप्लाई प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है, मतलब कि रैम सेक्शन में कोई इशू नहीं है। चलिए अभी रैम से थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं कि हमें इनपुट क्या मिल रहा है, 5 वोट, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 1.2 वोट। यहाँ पे भी 1.2 आएगा, नहीं यहाँ पे 1.8 आ रहा है डायरेक्टली। तो ये जो 1.2 वाला सेशन है यहाँ से ये ग्राउंड हो रहा है। तो ये एक हमारा सिंपल VRM है, मेन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट। यहाँ पे ड्रेन पे मेन वोल्टेज आ रहे हैं और ये दोनों स्विचिंग करके यहाँ से एक वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं जो कि 1.2 वोट है, ठीक है। उसके बाजू में एक मॉस्फेट दिया हुआ है, उसके ऊपर 1.8 वोल्ट मतलब कि डायरेक्टली रैम वीसीसी आ रहा है। और उसकी अगर मैं गेट पे चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मुझे 1.5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ओके है फ्रेंड्स, मतलब कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारा रीसेट हाई है और कोई भी कोडिंग नहीं आ रहा है। तो अगर ये दो सप्लाई बनती है तो सीधा हम चले जाते हैं यहाँ पे भी रैम का सप्लाई इनपुट होगा और ये जो आउटपुट होगा वो हमारा VRM के लिए एक मैंडेटरी वोल्टेज होता है। तो ये भी प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ तक सब कुछ प्रेजेंट है। अब इतना होने के बाद हमारा कोर वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट इनपुट मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब इस मॉसफेट के गेट पे मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 1, 2 और 3 फेज बने हुए हैं, जिसमें एक मेन मॉसफेट है जिसके ड्रेन पे 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है और उसके सोर्स से रैम का CPU का कोर वोल्टेज निकलना चाहिए, जो कि नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमारे CPU VRM सेक्शन में, ठीक है। तो हमें CPU VRM सेक्शन को चेक करना है और देखना है कि कोर वोल्टेज कैसे जनरेट हो गए, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं फटाफट सबसे पहले मॉसफेट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, एक दूसरा अर्जेंट बोर्ड आ गया था, इसलिए मुझे टेम्पररी इस वीडियो को कैंसिल करना पड़ा। तो कैरी ऑन करते हैं, वहाँ से हमने छोड़ा, हमारा अभी कोर जनरेट नहीं हो रहा था।
इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्क्रैप बोर्ड में से ये जो PWM IC है, ठीक है, इस IC को हमने स्क्रैप बोर्ड में से निकाल के इसके अंदर लगा दिया है। पहले इसके अंदर इशू क्या था, मैंने टेस्टिंग किया था, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी इनपुट सप्लाई सभी की सभी ओके थी, लेकिन फिर भी ये आउटपुट नहीं दे पा रही थी चिप। तो हमने सिंपली एक दूसरे स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगा दी, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या इतने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहले पूरा ब्लैंक आ रहा था हमारा पोस्ट डेबिट कार्ड, अभी हमें 00 दिखा रहा है और साथ ही में रीसेट हाई दिखा रहा है। मैंने CPU 2-3 चेंज करके ऑलरेडी चेक कर लिए हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे आके अटके हुए हैं। तो अब इस वीडियो में हम यहाँ से आगे कैरी ऑन करेंगे कि और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक और चीज़ पे जाएंगे। हमने सब कुछ क्लीन कर दिया है, जो कि प्रीवियस रिपेयरिंग वाले ने जहाँ से काम छोड़ा था। तो अभी क्लॉक को भी सही से क्लीन कर देते हैं और उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने क्लॉक को क्लीन कर दिया है। ठीक है, और अब एक बार फिर से हम पावर ऑन करके टेस्ट करेंगे। कि क्या अभी हमारा डिस्प्ले आता है या फिर अभी भी। तो आप देख सकते हैं कि रीसेट हाई अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो उसके आगे हमें ये चेक करना होगा मोस्टली। तो एक बार हम कुछ बेसिक्स और चेक कर लेते हैं। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कोई IC हीट तो नहीं हो रही है ना। तो नहीं, बेसिकली यहाँ पे कुछ भी हीट नहीं हो रहा है। एक बार फिर से हम CPU VRM चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 1.1 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं। तो अभी कुल मिला के सभी वोल्टेजेस हमारे बन रहे हैं, लेकिन एक या फिर उससे ज़्यादा IC रीसेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो रीसेट नहीं हो पा रही है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो IC फॉल्टी हो, या फिर हमें उसको सिर्फ रीफ्लो करने की ज़रूरत है तो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 3 IC है। एक है ये वाली साउंड, फिर ये लैन, और ये है हमारा आयो। तो इनको भी क्लीन करना बाकी है। तो अब हम उनको क्लीन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है कि नहीं। ठीक है,